विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर दुबे सर को धन्यवाद देता हूँ कि इतना अच्छा एंकर यहाँ लाए और उनको सुन करके लगा कि प्रोग्राम बहुत ही अच्छा होगा। तो एक बार पहले मैडम को बताइए। पूरा ऑडियंस का चेहरा देखकर लग रहा है कि आप लोग बहुत मन से मना रहे हैं और यूनिवर्सिटी जो है प्रोग्रेसिव है, ये यहीं से चेहरे से पता चलता है। हमारे जितने भी डेस्क पर बैठे हुए हैं यहाँ के फैकल्टीज, प्रो वाइस चांसलर मैडम, फिजिक्स से तिवारी सर, श्रीवास्तव सर और एस.के. तिवारी सर, और सामने भी बहुत सारे फैकल्टीज हैं, मैं नाम नहीं जान पा रहा हूँ, लेकिन चेहरा बहुत लोगों का देखा हुआ है। और प्रिय छात्र छात्रा, ये शुरू में फीडबैक दिया गया और वो फीडबैक के अनुरूप ही मैं पोस्टर प्रेजेंटेशन में भी पाया कि मैथमेटिक्स अब धीरे धीरे जो है ना सबके दिलो दिमाग में छा रहा है और छाना भी चाहिए, क्योंकि जो है सब अपने अपने तरीके से लेते हैं। फील्ड का जहाँ तक सवाल है तो सही बोले कि इसको एक जगह बांध करके नहीं रखा जा सकता है। हर फील्ड में मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है, वैसे मैथमेटिक्स को भी जो है ना दूसरे की जरूरत पड़ती है। अभी जब मेन स्ट्रीम में आएंगे तो उसमें देखेंगे कि हिंदी फैकल्टी से हैं, लैंग्वेज से, तो अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा दिया गया। अब उनका मैथमेटिक्स से क्या रिलेशन, अब मैथमेटिक्स वाले को उनकी जरूरत कैसे पड़ी? तो पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है उसमें जो संस्कृत के श्लोकों का उपयोग किया है, ग्रामर जो बताया गया है वह बिल्कुल कैलकुलेटेड है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बनता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये कंप्यूटर जो आया तो कंप्यूटर की भाषा जो है उसका जो बेस है वह पाणिनि द्वारा दिया गया, उस अष्टाध्यायी में मिलता है। तो देखिए कहाँ लैंग्वेज और कहाँ मैथमेटिक्स, और फिर उस लैंग्वेज को कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो हमारे मैथमेटिक्स में 0 और 1 का कंसेप्ट जो आया वह कंप्यूटर साइंस को काफी ऊंचाइयों तक ले गया है। और उससे भी आगे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा हो रही है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक फजी लॉजिक की जरूरत पड़ती है और वहां पर फिर जो है अब 0-1 के कंसेप्ट को तो ले लिए, अब उसके हिसाब से स्विच ऑन या ऑफ होगा, लेकिन अब वो बीच का मामला है तो कैसे हो जाए, आधा ऑन आधा ऑफ, ये कैसे होगा? तब उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए मैथमेटिक्स में प्रयास चल रहा है और बहुत कुछ काम हो भी चुका है। और अब देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो है बहुत सारा चेंजेस आ रहा है। मेडिकल साइंस में ले लीजिए तो मेडिकल साइंस में स्टैटिस्टिक्स जो पेशेंट इलाज करवाते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में और उनकी अच्छा कॉर्पोरेट का जो हॉस्पिटल है वहां पर भी पूरा डाटा जो उनका फीडबैक आजकल जो कंप्यूटर में एंट्री जो हो रहा है तो वो डाटा जो है उनके पास कलेक्ट होते जाता है और उससे वो रिसर्च करते हैं, उससे वो वहां पर डिसाइड करते हैं कि कौन सा मेडिसिन ज्यादा इफेक्टिव है और कौन सा मशीन जो है किस रोग को पकड़ने में ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। और उसमें मैथमेटिक्स का एक स्प्लाइन थ्योरी आता है, वो स्प्लाइन थ्योरी जो है वहां पर जो इसका डिजाइनिंग होता है कोई मेडिसिन का, फार्मास्यूटिकल से भी कुछ लोग होंगे, तो वहां पर वो ड्रग्स बनाने में हमको कैसे डिजाइनिंग करना है। डिजाइनिंग का मतलब ये कपड़े का चुनना नहीं, वहां पर उसका जो मॉडलिंग करते हैं तो वो मॉडल जो है ना कौन सा सक्सेसफुल होगा उस मॉडल को देखें। और भारत तो इस सब में बहुत आगे रहता है और इसलिए कहते हैं कि भारत का मैथमेटिक्स आज भी जो है ना दुनिया में नंबर 1 है।
और यदि आप लोग भी नंबर 1 बने रहेंगे तो नंबर 1 आगे भी बना रहेगा। कैसे नंबर 1 था शुरू से, है और रहेगा, इसका मैं एक झलक देता हूं कि 1925 में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जब खुदाई हुई, ये पंजाब के सिंध प्रांत में थे और अब भले ही वो पाकिस्तान में चला गया है, लेकिन हिस्सा तो हमारा ही है। हम तो आर्यभट्ट मानते हैं, अफगानिस्तान तक हमारा मानते हैं। और यदि पॉलिटिकल सिस्टम जो है अभी के हिसाब से रन करते रहा तो हो सकता है कि ये सब जो है ना आर्यभट्ट फिर से बन जाए, उम्मीद करते हैं सर। लेकिन ये जब वो खुदाई हुई तो उसमें जो हमारे पास सामग्रियां मिली तो उसमें देखा गया कि एक निश्चित आकार का ईंट बना हुआ है और वो हमारे डेसिमल पैमाने पर फिट बैठ रहा है। इसका मतलब है कि भारत में वो सभ्यता मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से जानती थी, लेकिन लिखित स्कल्पचर नहीं मिल पाया, इसलिए वह अधिक विकसित नहीं हो पाया। अब उस समय कितने बाहरी लोग आए, उसको ले गए, ये भी पता नहीं है हमारे पास, लेकिन इतना तो तय है कि उस समय भारत बहुत ही विकसित था। एक थ्योरी वहां पर, एक यहाँ पर जो हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स का जिक्र आता है, उसमें कई जगह जिक्र आता है कि हो सकता है कि वो जो सभ्यता का अंत हुआ होगा उसका 3-4 कारण है, जिसमें एक ये भी था कि हो सकता है अन्न की कमी हो गई हो, या बाढ़ या कोई ऐसी विपदा आई हो जिसमें पूरा का पूरा साफ हो गए होंगे, और इसी तरह से 2 और है। लेकिन टैलेंट कभी भी जो है ना खत्म नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे आकांक्षा आए चले गए, यहाँ का सब कुछ, और जो ज्यादा बुद्धिमान आकांक्षा था वो सामान लूटने से ज्यादा हमारा जो अचीवमेंट था, मैथमेटिकल अचीवमेंट था, जो हमारे वेद थे, संस्कृत में जो पांडुलिपियां थी, उसको ले जाना उचित समझे और उसको ले गए तो उनको बहुत फायदा हुआ। पांडुलिपि के सवाल उठता है तो वहां पर वेद का जो चर्चा आता है, तो ये जो 2500 BC से लेकर के 1800 BC तक हमारे पास कोई लिखित पांडुलिपि नहीं है, लेकिन उसके बाद 1500 BC के आगे जो है पहला लिखित प्रमाण जो है संस्कृत भाषा में मिलता है और वह वेदों के थ्रू मिलता है। और वेदों का जब विस्तृत अध्ययन किया गया तो उसमें लगा कि कुछ इसका, यानी जितना हम उसको एक्सटेंशन करें, जितना पढ़ेंगे उतने बार कुछ नया चीज निकलेगा। जैसे गीता के बारे में सोचते हैं कि गीता जो है ना अभी भी जितना बार पढ़ते हैं उतना बार लगता है कभी कुछ नया चीज मिल जाता है। तो वैसे ही हमारे पुराने मैथमेटिक्स के जो पुरोधा थे, वो जब वेदों का अध्ययन किए तो वेदों में ऋचाओं को पढ़े, श्लोकों को पढ़े, और उसका अध्ययन करते करते अलग अलग टीका किए, परिशिष्ट उसमें जोड़े। परिशिष्ट जोड़ने से क्या हुआ कि कुछ आम लोगों को उसकी जानकारी मिलने लगी। अब वो जानकारी आम लोगों तक पहुंचाना है, लेकिन साथ में वो सुरक्षित कैसे रहे इसको भी ध्यान में रखना है। तो वहां पर 1-2 इंस्टांस है, उसको मैं अभी बताना चाह रहा हूं। जो सतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय संहिता, इस दोनों में ये जिक्र किया हुआ है। तो एक थॉट जो था वह वेदों के इन ऋचाओं को धर्म से जोड़ना उचित समझा। धर्म से जोड़ने से क्या फायदा हुआ कि लोग बहुत दिलो दिमाग में उसको बैठाने लगे कि ये तो नहीं करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। अभी भी ऐसा ही होता है कि कुछ नहीं हो तो बच्चे को या सामान्य आदमी को, हर आदमी को मन में एक ऊपर वाले की शक्ति का डर बैठा, तो उससे क्या होता है कि आदमी कंट्रोल में रहता है। तो उसी कंट्रोलिंग के चक्कर में यहाँ पर जो है ना एक धरा यह हो गया कि जो लोगों को
ये बताना चाहा कि आप जो है ना ऐसा नहीं करेंगे तो धर्म में गलत हो जाएगा, इसलिए धार्मिक अनुष्ठान जब कीजिए तब इस विधि का उपयोग कीजिए। तो ज्यादातर उस समय के मैथमेटिशियंस थे वो कुशल कारीगर भी थे, और कुशल कारीगर होने के साथ साथ जो है ना वो बलि वेदी वगैरह बनाना। बलि वेदी जब बोलते हैं तो सामान्यतः मन में ये आता है कि वैदिक काल के लोग जो है वो नॉनवेज वाले थे और बलि देते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कंसेप्ट जो है ना वो बाद में भले ही चेंज हुआ, लेकिन बलि वेदी का मतलब यहाँ पर उस बलि से नहीं है। जैसे अभी बोलते हैं ना, जैसे हवन करते हैं तो स्वाहा, तो स्वाहा का मतलब कि सब कुछ खत्म, लेकिन स्वाहा का क्या मतलब होता है कि सारे ईश्वर को जितने आराध्य आपके हैं उनको आह्वान करते हैं कि आपको हम ये अर्पित कर रहे हैं, आप स्वीकार कीजिए। तो जब स्वाहा बोलेंगे तब उनको स्वीकार होगा, अदरवाइज स्वीकार नहीं होगा। तो उसी तरह से यहाँ पर जितना भी धार्मिक, जैसे अभी नवग्रह है या षोडश मातृका है, ये सब का जब वेदी वगैरह जब बनता है तो उसमें एक निश्चित विधा होती है, उसके थ्रू जो है ना वहाँ बनाया जाता है। और जैसा कि सब लोग अभी चर्चा भी किए थे, आप लोग भी जानते होंगे कि एक मैथमेटिकल कंसेप्ट के थ्रू वहां पर चला जाता है, चाहे कोई भी अनुष्ठान हो। और वहां पर जो धार्मिक स्थान बने, उस धार्मिक स्थान पर सिर्फ जो है ये ज्ञान दिया जाता था कि एक तरह तो हो गया कि वो सब बनाया, बलि वेदी सब बनाया, वो बनाने का टेक्निक सीख गया और अपने आगे आने वाले जनरेशन को टेक्निक सिखाया। एक आया कि चूंकि अब लिखित शुरू हो गया था, इसलिए वहां पर जो भी छाल पर लिखते थे या भोजपत्र पर लिखते थे, जैसे भी लिखते थे तो उससे लिखना शुरू किए, वैसे कर गए। लेकिन उन लोगों को कितना दूर तक उसका दूरदृष्टि था कि ये भी लगा कि कहीं कोई पांडुलिपि को गायब न कर दे तो हमारा तो पूरा का पूरा जो साइंस है वो समाप्त हो जाएगा, मैथमेटिक्स समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए ये यहाँ पर रखना शुरू किए, जो अभी पेन ड्राइव और ये सब में रखते हैं ना या क्लाउड में रखते हैं, तो वो आप जो है ना यहाँ पर रखना सिखाए उस समय, उस जमाने में। यानी कितना सोच आगे था। और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट को, साइंस को पूरे को जो है ना वहां पर सिखा। एक इसमें अभी भी यूज होता है उस कंसेप्ट का, छोटा सा नमूना में दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पता नहीं क्या होता है, हम लोग क्या जब शादी होती है ना तो शादी 5 घंटे लंबा चलता है, नाच गाना नहीं होता है। यहाँ नाच गाना 5 घंटा चलता है, शादी 10 घंटे होती है। तो वैदिक तरीके से शादी होती है और उसके बाद जो है ध्रुव तारा दिखाया जाता है, और तीनों लाइन में, मतलब लड़का लड़की और ध्रुव तारा जो है ना एक लाइन में दिखाया जाता है। यानी नक्षत्रों का असर आप पर पड़ेगा, इस कंसेप्ट को आप बतानी है। और सामान्य भाषा में ऐसे भी ले सकते हैं कि आप तारे ही आपको देखना पड़ेगा, शादी हो गई तो उसके बाद वही काम बचा है। तो एक इसमें जो है ना जो बोले थे परिशिष्ट सब जो जोड़े, तो परिशिष्ट वहां पर वेदों का जब अध्ययन करते गए तो अध्ययन करने के क्रम में जो भी उसका टीका वगैरह सब जो बना है तो उसको करते था। 16 सूत्र के नाम से सामान्यतः जाना जाता है। तो 16 सूत्र सब अलग अलग लोगों द्वारा दिया गया, जिसमें बोधायन थे 800 बीसी के आसपास, मानव थे 750 बीसी के आसपास, अपस्तंभ थे 600 बीसी के आसपास, कात्यायन थे 200 बीसी के आसपास। ये लोग क्या किए कि उसका जब एक्सप्लेनेशन किए तो उसमें कई जगह यहाँ दिखता है, एक वेदव्यास का रचित जो है नारद विष्णु पुराण, उसके द्वितीय भाग के आरंभ में त्रिस्कंध ज्योतिष के संदर्भ में गणित का वर्णन किया गया है। जो ये ऑपरेशंस होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इसका कंसेप्ट हमारे वेद में है। अब उससे अंदाजा कर लिए कि ये कितना समृद्ध था यहाँ का मैथमेटिक्स,
कि इसमें ये प्लस माइनस ये सब का दिव्या मिलता है। और आइडेंटिटी एलिमेंट जो जीरो का कंसेप्ट है, वो एक बच्चा उसमें पोस्टर में बताया भी था यहाँ पर, तो उसका कि जीरो को जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, गुना करने से जो है ना वो उसी में समा जाता है, शून्य हो जाता है। और डिवाइड करने से क्या होता है, तो डिवाइड करने से उन्होंने बताया कि जीरो हो जाता है। लेकिन वो जीरो कहने का कंसेप्ट उनका अलग था। उसका उनका था कि जीरो से जब डिवाइड करेंगे तो वह एक अनंत में विलीन हो जाएंगे। और अनंत का कंसेप्ट वहां पर जो है ना उनके द्वारा दिया गया। तो हमारे पास जो है ना जीरो और इंफिनिटी का कंसेप्ट उस समय भी मिलता है। दार्शनिक प्रणाली का शुरुआत जो है ना, ये अरब लोग जब आए, और यहाँ पर पहले का इतिहास भी गवाह है कि विदेशी लोग जो है ना बहुत आते थे यहाँ पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। उस समय पाटलिपुत्र जो था बिहार का, वह फेमस था एजुकेशन के लिए। उसके बाद जो है नालंदा हुआ और उज्जैन, ये तीन जगह खास करके एस्ट्रोनॉमी के एजुकेशन के लिए फेमस था। और वहाँ बहुत दूर दूर से लोग जो आते थे। और चाइनीज लोग, अरबियन लोग यहाँ आए और यहाँ से सीख करके और कुछ चोरी करके जो यहाँ की पांडुलिपि थी उसको अपने देश ले गए। तो उसी क्रम में 1 से लेकर के 9 तक का जो सिंबल है, वो सिंबल जो है अरबिक है। अरब लोग जो ले गए तो हिंदू डिजिट बोले। और फिर अरब में आए यूरोपियन लोग, वहां पर उनको सिंबल की जरूरत पड़ी तो उनको देखा कि अच्छा लगा, तो 0 से लेकर के 9 तक का डिजिट जो है ना वो सीखे और वहां से उसका नाम दे दिए वो लोग हिंदू अरेबिक सिंबल्स। और वो आज भी प्रचलन में है। इस तरह से यहाँ पर लगभग 1000 BC में इसका कंसेप्ट आ चुका था और डेसिमल सिस्टम यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया था। उस समय जो मेसोपोटामिया ये सब जो है ना, यहाँ पर पहले बोलते थे कि ग्रीक वगैरह ये सब जो है ना बहुत एडवांस था, उन्नत था। वो नहीं था, एक्चुअली जो है ना इंडिया ही उन्नत था। यहाँ से सीख करके वहां चले गए। यहाँ जब तक दूसरा नहीं बोलता है तब तक लगता है कि जो है ना हम कुछ नहीं जानते। यानी क्या है कि हनुमान जी के फॉलोअर हम सब लोग हैं। हनुमान जी को भी याद दिलाना पड़ता था ना कि आप में कितना शक्ति है, तो वैसे ही आपको भी याद दिलाना पड़ता है कि आप में कितना शक्ति है, तब जाकर अच्छा हम भी मैथमेटिक्स कर सकते हैं। तो वो जो है ना कंसेप्ट यहाँ पर शुरू से है। पाणिनि के बारे में मैं चर्चा किया एक तरह। उसके बाद जो है लगभग 800 BC से लेकर के और 500 AD, उस बीच को डार्क पीरियड कहलाता है मैथमेटिक्स के क्षेत्र में इंडिया में। लेकिन ये बहुत सही नहीं है। जैसे मैडम बोल रहे थे ना कि हमेशा पॉजिटिव रहिए, तो उस पॉजिटिव कंसेप्ट को इस सेंस में ले सकते हैं कि जैन पांडुलिपि से जो मिलती है, खास करके वात्साली मैन्युस्क्रिप्ट मिलता है, सूर्य प्राज्ञप्ति मिलता है। इस सब का जब अध्ययन करने पर पता चलता है कि 150 BC के आसपास, अभी हम क्या बोल रहे हैं कि 800 BC से लेकर के 500 AD के बीच में डार्क पीरियड रहा। उसके बाद फिर जो है ना गोल्डन पीरियड आया। तो उस बीच में 150 BC के आसपास जो है ना हमको जैन गणित में बहुत कुछ मैथमेटिक्स में वर्क मिलता है, जिसमें संख्याओं का सिद्धांत, अर्थमिति की क्रियाएं, ज्यामिति, भिन्नों के साथ क्रियाएं, सरल समीकरण, तृतीय घातीय समीकरण, चातुर्थिक समीकरण तथा विभिन्न प्रकार के संयोजन, ये सब जो है ना जैन साहित्य में भी मिलता है। यानी जैन लोग भी थोड़ा सा उसका वेद का स्टडी करके, और उनमें तो एक अच्छी परंपरा थी कि 4 माह चातुर्मास की क्या उनका होता है, तो उसमें जो है ना वो मंदिर में ही अपने बैठे रहते हैं और उस बीच में उसका समय का सदुपयोग करते हैं। वो जो है वहां पर स्टडी करते हैं, तो उनका मैथमेटिक्स में योगदान उस पीरियड में अच्छा रहा। और जैन साहित्य में ग्रहणों का भी वर्णन किया गया। ग्रहण ये सब कंसेप्ट जो है ना शुरू में जैसे बताया कि ध्रुवतारा लिखे
तो एक्चुअली वो जो है ना तारे का स्टार्स का स्टडी जो है ना, एस्ट्रोनॉमी का स्टडी जो है ना बहुत डीपली किया गया। और ये पहले जो है ना इवन के इंडिया में ये 1972-73 तक संस्कृत वाले इसको पढ़ते थे। और हमारे घर में कम से कम 50 किताब ऐसा होगा जो मेरे फादर रखा करते थे, वो ज्योतिषाचार्य थे। तो उसमें ये जितना भी पहले का कंसेप्ट है सब संस्कृत में लिखे हुए हैं। जैसे a+b का होल स्क्वायर लिखते हैं, वहां पर क प्लस ख बढ़, यानी हमारा वो सब जो है ट्रांसलेट होकर के इंग्लिश में कर दिया हो गया जो है ना। ये अब 4-5 ऐसा कंसेप्ट आएगा जिसमें यहाँ का जो बौद्धिक चोरी जो है कैसे हुआ, कैसे बाहर चला गया, फिर लौट के हमारे पास। तो इसमें अनंत का विचार उसमें भी है, जैन धर्म वालों में भी है, इनफाइनाइट सीरीज का। और लॉगरिथम ऑफ बेस 2 यानी 150 BC में जो यहाँ पर लॉगरिथम का जो है, और खासकर टेलर्स एक्सपेंशन, मैक्लॉरिन्स एक्सपेंशन, ये सब जो है ना 17वीं शताब्दी का है। लेकिन हमारे पास कितने पहले था इसके चर्चा है। ये 500 AD में क्या हुआ कि आर्यभट्ट प्रथम जो थी इसलिए करना पड़ा कि बीच में जो है ना अल्बेर्टिनी जो है आए और नाम को विकृत कर दिए और सब कुछ जो है ना उल्टा पुल्टा कर दिया। तो बाद में जो है ना फिर जो इतिहास निकाला गया तो उसमें पाया गया कि नहीं जो है ना ये आर्यभट्ट नहीं था, आर्यभट्ट था। और उसके कारण जो है ना दोनों के नाम में डिफरेंस था। और ये जो है आर्यभट्ट प्रथम जिनको बोला गया वे कुसुमपुर वहां पर जो है ना बिहार में इस एक बहुत बड़ा जो है ना लैब एक तरह से कह लीजिए या स्टडी सेंटर खोले हुए थे। जैसा कि आपका यहाँ पर सीवी रमन कई जगह सेंटर खोलते हैं, तो वो उस टाइप का सेंटर था। और सिर्फ अपने ही देश के नहीं, बहुत दूसरे देशों के लोग भी आते थे, तो वहां पर अध्ययन करते थे। उनके शिष्य जाकर के वहां पर उज्जैन में खोले और उज्जैन के वराह में जो है वो वेधशाला स्थापित किए और खास करके एस्ट्रोनॉमी का काफी डीपली अध्ययन किए। और वराह मिहिर के ही आगे उन्हीं के वर्क को आगे कंटिन्यू किए ब्रह्मगुप्त, जिसमें सोने के कंसेप्ट पर चर्चा की है। फिर नेगेटिव इंटीजर्स का कंसेप्ट दिए, इनडिटर्मिनेट इक्वेशन, साइन टेबल, इन्वर्सन फार्मूला, ये सब जो है ना ब्रह्मगुप्त के द्वारा दिया गया। इसमें यहाँ पर एक और देखेंगे, चर्चा कर दूं कि पेयर इक्वेशन जो है ना आजकल बहुत फेमस है। पेयर इक्वेशन का यूज जो है ना खास करके एटॉमिक रिसर्च सेंटर सब में यूज होता है। हम लोग ओलंपियाड चलाते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन जो है पेयर इक्वेशन से रिलेटेड भी रहता है। वो पेयर इक्वेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट है और हम मान के चलते हैं कि ये तो जो है ना वही दिया होगा, वो 17वीं शताब्दी में दिए। लेकिन पेयर इक्वेशन का कंसेप्ट जो है ना हमारे पास जो है ना 500 AD के आसपास आ गया और बजाते इसमें जिक्र मिलता है। तो हमारा साइंस जो है ना लेकर के वो जो है ना यूज किया, आज जो है ना हम उससे कॉपी कर रहे हैं, जबकि हमारा साइंस बहुत। और पेयर इक्वेशन में क्या होता है कि जो सीरीज सॉल्यूशन होता है, फ्रैक्शनल इक्वेशंस होता है, उस सब को जो है ना बहुत आसानी से हल किया जा सकता है। और कुछ जो है खास करके डिग्रेडेशन जो होता है, ये श्रृंखला बनती है। जो जब एटॉमिक बम गिराते हैं तो एक श्रृंखला बनती है और बहुत दिनों तक उसका हिसाब रहता है, तो वो जो है यहाँ से निकाला जाता है। 500 से 900 के बीच में जैन गणित याति प्रसाद भी कुछ काम किए। भास्कर प्रथम के ने उन पर टीका किया आर्यभट्ट के वर्क पर। वो उज्जैन में काम को आगे बढ़ाए, आर्यभट्ट के काम को। और लल्ला जो लगभग 100 वर्ष बाद भास्कर के 100 वर्ष आए, वे जो है दूसरे टीकाकार बने जो भास्कर के काम को आगे बढ़ाए। इस तरह से एक चैनल बना रहा है। और 900 AD के आसपास जो है ना गोविंद स्वामी वो भास्कर प्रथम की सीमा रचनाओं के टीकाकार बने। महावीराचार्य ब्रह्मगुप्त के पुस्तकों को
अध्ययन किए, लोगों के समझ में आए। मैक्सिमम जो है ना वो संस्कृत में लिखा हुआ था। संस्कृत हालांकि उस समय की भाषा थी, लेकिन संस्कृत को भी थोड़ा सा सरल करके वो लिखे। पृथ्वीधर का स्वामी, ये भी उन पर काम किए। शंकर नारायण भास्कर प्रथम के टीकाकार थे। श्रीधर भी जो बंगाल के थे, वो भी जो है ना काम किए काफी। 10वीं शताब्दी में आर्यभट्ट सेकंड आए। विजयनंदिनी, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, ये तो अभी बहुत लंबा लिस्ट है तो इसलिए सब नहीं बोलूंगा, मैन होता है उसको। ये ट्रिगोनोमेट्री और ज्योमेट्री पर ज्यादा फोकस था और उस फोकस के कारण जो है ये दोनों जो है ना काफी आगे बढ़ा। और अलजेब्रा का भी जो बोलते हैं कि अरब लोग जो है ना इसका ये किए, डेवलप किए। तो अलजेब्रा भी एक्चुअली जो है ना इंडियन का ही देन है और यहीं से वो लोग ले गए। और अभी जो बताए कि क प्लस ख कबाड़ में वाला, तो उसी कंसेप्ट के थ्रू वहां पर अलजेब्रा का बहुत सारा, और सिर्फ ये प्लस माइनस का ऑपरेशन ही नहीं, इसका एप्लीकेशन भी। जैसे वहां पर देखेंगे कि भास्कराचार्य का जन्म और कई मैथमेटिशियन अपने जन्म का इसमें ठीक से नहीं लिखते थे। वो बोलते थे कि जब मैं ये किताब लिखा, लीलावती लिखा या जो भी लिखा, इस समय मेरा ये कलयुग का इतना साल बीत चुका था और संवत इतना में जो है ये कलयुग शुरू हुआ था। अब उससे संवत से जो है ना आज का जो है ना यदि थोड़ा सा जो है ईस्वी सन को बदल रही है तो लगेगा कि जो है तो धर्म का जो प्रचार कर रहा है, ये सब कर रहा है। यानी अरे उस समय जो है ना जो पंचांग बनाया जाता था वो भी जो है ना गणित का ही देन है और आज भी वो ऑथेंटिक है, तो उसको हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा। 12वीं शताब्दी में भास्कर सेकंड का बहुत सारा वर्क मिलता है, नंबर सिस्टम पर मिलता है और ये गोल्डन पीरियड था। 14वीं शताब्दी में महेंद्र सूरी, नारायण थे, भास्कर 2 पट्टिका लिखे थे। मैजिक स्क्वायर उसी समय आ गया था। माधव वो टेलर सीरीज पर विशेष काम किए थे। उनके फॉलोअर थे नीलकंठ तथा ज्येष्ठदेव, ये सब केरल के थे। ये अंडाकृति के लिए फॉर्मूला, चक्रीय चतुर्भुज की परित्रिज्या के लिए सूत्र, पाई के मान का अनुमान, ये सब जो है ना माधव द्वारा दिया गया। माधव के बारे में बता दें कि अपने इंडिया में NBHM द्वारा, नेशनल बोर्ड फॉर हायर मैथमेटिक्स द्वारा एक कंपटीशन कराया जाता है। उसमें अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो है ना भाग लेते हैं। MMC बोलते हैं, माधव मैथमेटिक्स कंपटीशन। और ये छत्तीसगढ़ में भी शुरू हो चुका है। हम अपने कॉलेज में भी कराते हैं और छत्तीसगढ़ में कई जगह जाते हैं, सब जगह सेंटर दिया जा सकता है। अभी वाइस चांसलर महोदय से चर्चा हो रही थी, तिवारी जी से भी चर्चा हो रही थी कि उसको करवाइए। उसमें यदि फर्स्ट राउंड क्वालिफाई कर जाते हैं तो सेकेंड राउंड में बैठने के लिए आपको एलिजिबिलिटी हो जाती है। और सेकेंड राउंड में यदि क्वालिफाई कर जाते हैं तो लाइफ लॉन्ग हैंडसम स्कॉलरशिप मिलता है, जब तक मैथमेटिक्स लेकर के पढ़े। चाहे आप किसी भी फील्ड में है, मैथमेटिक्स में रिसर्च कर रहे हैं तो भी मिलता रहेगा। तो इसलिए इस कंपटीशन को सर आश्वासन दिए हैं कि आगे बढ़ाएंगे। और उसके बाद जो है ना बोधायन, मानव, अपस्तन, पाणिनि, कात्यायन, यवनेश्वर, आर्यभट्ट, याति वृषभ, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, ये सब का जो है ना बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है। तो इस कंट्रीब्यूशन सब पर भी जो है ना ध्यान देंगे। रहा बात आज जो है मेन फोकस था रामानुजन पर, तो सब लोग बोल चुके हैं, इसलिए मैं उसमें बहुत कुछ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में चर्चा करना था, इसलिए मैं चर्चा की है। और एक जगह से तो कार्ड आया था मेरे पास और उसमें लिखा था कि रामानुजन छोड़ के बाकी किसी पर आप चर्चा कर लीजिए। तो मैथमेटिक्स डे अब उस पर छोड़ करके जो है बाकी चर्चा कर, तो कोई बात नहीं। एक मेरे मित्र हैं हिंदी के, उमाकांत मिश्र, उनका लड़का PhD में PhD कर रहा है, वो भी हिंदी में कर रहा है। तो वो जब क्लास 4 में था तो बोलता है उसको मैथमेटिक्स बिल्कुल समझ में नहीं आता था। तो अभी चर्चा करने कई लोग चर्चा किए, तो वो बोलता था कि जिस दिन मैं नेता बन गया उस दिन इस इंडिया से मैथमेटिक्स का नाम निशान मिटा। तो लेकिन अब जो है पूछते हैं कैसा लगता है, कितना चैप्टर है तुम्हारा, तो 8 बना रहा हूँ।
तो ये कहाँ से कंसेप्ट आया मैथमेटिक्स, तो कैसे भी टावर मैथमेटिक्स में तो समझते कि बच्चा था, लेकिन बच्चे का भी कंसेप्ट देखिए कहाँ पर आता है। और कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे भी मिले कि जब नींद आने लगती है तब मैथमेटिक्स का किताब निकाल के पढ़ता हूँ तो नींद खुल जाती है। और कुछ लोग बोलते ऐसा कि जैसे ही जो है ना नींद लाने जाती है तो मैथमेटिक्स का किताब खोल डालता हूँ। तो दोनों कंसेप्ट है, जो भी कंसेप्ट हो, लेकिन फायदे का ही है। सो करके भी सपना दिखाया जा सकता है, वो भी मैथमेटिक्स से, और जगह में भी सपना दिखाया जा सकता है, वो भी मैथमेटिक्स है। थैंक यू वेरी मच। एडमिशन आपके साथ थैंक यू सर, योर वर्ड्स रियली इनलाइटन अस। आपने बहुत ही सरल शब्दों में भारत में गणितज्ञों के इतिहास को समझाया। थैंक यू सो मच। Next question is the prize distribution. I am delighted to invite our distinguished guest to do the honor and distribute the well-deserved prize to our winners. सुन रहे थे बस हम। First is AC competition. First prize Anjali Banjare. AC first prize Anjali Banjare. NSC first semester math. AC second prize Payal Markande. Second prize Payal Markande. Third prize P Sakshi. AC third prize P Sakshi. Poster competition, first prize Anjali Banjare, second prize Sarfaraz Ali, poster first prize Anjali Banjare, second prize Sarfaraz Ali, third prize Sabi Sharma. Next competition, poster second prize Sarfaraz Ali. Poster third prize Vishama MSc first sem Geology. Quiz competition, Group D Krishan Pandit and Group Krishan Pandit and Group. अच्छा ये सारे लोग ग्रुप ई सुजीत ग्रुप, सेकंड प्राइज सुजीत ग्रुप,
Second, Sujit Group, BSc third semester student, Maths and CS. बच्चे कल गए Third group, Ayush and Group. Third group, Ayush and Group, BSc Maths CS, third sem. ऐसे फोटो उन लोगों को मिलेगा, ये लोग उल्टा है। Ayush and Group, BSc third ये sem, नीचे Maths बच्चे आ CS. गए। Thank you so much, sir. Now, it's time to listen our chairperson of today's event, Honorable Vice Chancellor, Dr. C.V. Raman University, Dr. R.P. Dubey, sir, to grace this occasion with his fruitful and valuable thought on today's seminar. Please, sir. ये तरफ से महिला है। थैंक यू मैडम। आज मैथमेटिक्स डे है, मना रहे हैं हम लोग, और इस अवसर पर हमारे साथ आज मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर पुरुषोत्तम झा जी हैं एवं विश्वविद्यालय की पूर्व वाइस चांसलर श्रीमती जयंती मित्रा जी, साइंस विभाग के संकाय अध्यक्ष डीन आदरणीय श्रीवास्तव जी, गणित विभाग के अध्यक्ष आदरणीय तिवारी जी, भौतिक विभाग के अध्यक्ष आदरणीय तिवारी जी, रत्नेश तिवारी जी, सभी विभागाध्यक्ष, डीन और विद्यार्थीगण। तो सबसे पहले भाई गणित दिवस की सबको शुभकामनाएं, बहुत बधाइयाँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऐसा माना जाता है कि गणित जो है सबसे नीरस विषय है और इसमें कोई उमंग तरंग नहीं है, और जो बाकी कुछ लोग तो जो बहुत ज्यादा गणित पढ़ लेते हैं उनको पागल ही कहते हैं। तो ये विषय ऐसे ही है। और रामानुजन जी के बारे में आपको पता ही होगा कि वो भी जो है गणित के सिवा बाकी सभी सब्जेक्ट में 0 थे, और वो जो उनका जो मैट्रिक था उस समय का, वो पास नहीं हो पाते थे क्योंकि सब विषय में फेल हो जाते थे एक्सेप्ट गणित। तो वो गणित के साथ कुछ ऐसा ही है। और ये जैसा कि हमारे झा साहब ने कहा कि ये दरअसल विषय नहीं है, ये कुछ जीवन के साथ होता है कि जैसे जीवन जीने के लिए आपको हवा पानी की जरूरत पड़ती है, वैसे ही गॉड ने ये एक वो दिया है विधा जो कि आपको जीवन के लिए जरूरी है। और ये इसका जो कहने ओरिजिन भी वहीं से हुआ जब से सृष्टि बनी, और वहां से ये आ गया और वहीं से फिर ये आगे डेवलप हुआ। और गणित का जो इतिहास है झा साहब ने अभी बहुत सारा बताया आपको। तो इसमें सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि जो भारत हमारा देश का नाम है, भारत आप समझते हैं, हमको इसका अर्थ भी जानना चाहिए कि भारत का अर्थ क्या है। तो संस्कृत में भा जो है, भा का अर्थ है ज्ञान, और रथ का मतलब है उसमें रमे रहना, उसमें इन्वॉल्व होना। तो अब आप सोचो, इसका नाम ही है भारत, जो कि ज्ञान में रमे रहना, ज्ञान में ही रत रहना। इसलिए भारत का जो है ना, बच्चा ज्ञानी है, बच्चा जो है उसके पास ज्ञान की कमी नहीं है। तो ये जब सृष्टि हुई तो बने उसका क्षेत्र यही रहा, इसको देव क्षेत्र माना गया। यहाँ ऋषि मुनि तपस्या करते थे, और तमाम जो है मानव सभ्यता के लिए क्या अच्छा क्या बुरा, वो सब सारा ज्ञान उन्होंने लिखा। और उसमें विज्ञान और ये अभी आपने जो गणित का इतिहास सुना,
तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी नई जनरेशन को, हमारे विद्यार्थियों को, टीचरों को, सबको पता होना चाहिए और आपको गर्व होना चाहिए कि आप भारत में पैदा हुए, आप भारत में जन्मे और आपको भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो ज्ञान है, उसके बारे में पढ़ना चाहिए। और आपको पता है कि विश्वविद्यालय में एक केंद्र भी स्थापित हो गया है ना, भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र। वहां जाके आप देखो तो आपको बहुत सा जो लिटरेचर है, बहुत सी किताबें हैं, वो सब में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी जो झा साहब अभी बता रहे थे कि गणित में क्या क्या खोजें हुई। आपको पता है कि गणित में शून्य का आविष्कार यही हुआ, उसके बाद जो डेसिमल सिस्टम है, दशमलव आप लगाते हैं, वो भी यही बताया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस वैल्यू सिस्टम, समझते हैं ना प्लेस वैल्यू सिस्टम क्या होता है कि जैसे आपने 3 संख्या लिख दी या 4 संख्या लिखी तो उसका क्रम होता है ना, फर्स्ट जिसको आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख ये बोलते हैं ना। तो ये कंसेप्ट, ये ज्ञान किसने दिया? ये भी भारत ने दिया, हमारे ऋषियों ने दिया। तो ये सारा कुछ भारत के पास था। आप देखिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि भगवान राम जब लंका विजय हुई उसके बाद पुष्पक विमान से अयोध्या आए थे। तो इन्हें आप उस कालखंड में जो कि त्रेता युग कहलाता है, उस समय भी विमान की कल्पना थी, विमान थे। अब आप अंदाज करो, अभी हम किनको देते हैं इसका आविष्कार? राइट ब्रदर्स ने किया, ये मानते हैं ना। ऐसे न्यूटन का भी कहते हैं कि वो गुरुत्वाकर्षण जो है न्यूटन की खोज है, न्यूटन ने किया, जबकि वो आपके उसमें वेदों में है। ये कंसेप्ट हमारे ऋषियों ने दिया गुरुत्वाकर्षण का। ऐसे सारे ये परमाणु का कंसेप्ट जो आपका न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारा जो है वो हमारे ग्रंथों में उपलब्ध है, लेकिन हमको जानकारी में नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यवस्थाएं ऐसी रही, शासन ऐसे रहे, राजनीतिक जो देश गुलाम ऐसा रहा, जिससे ये सारा जो ज्ञान है वो खत्म हो गया, कुछ अखबार में बंद हो गया। अब सारा ज्ञान संस्कृत में था और संस्कृत जो है वो आप देखो हमको कहाँ संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो उस ज्ञान को कैसे आप समझोगे? आप नहीं समझ पाएंगे। गीता में जो श्लोक हैं उनकी व्याख्या कैसे की जाए, क्या लिखा है उसमें, है ना। गीता आपने नाम सुना है? अभी 22 आज गीता जयंती भी है, आज गीता जयंती भी है। तो आप गीता जयंती का मतलब समझ रहे हैं कि कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को ज्ञान दिया वो आज ही के दिन दिया, 22 तारीख को, तो गीता जयंती के रूप में मनाते हैं हम लोग। तो वो ज्ञान क्या था? वो ज्ञान जो है वो 700 श्लोक में है, अब वो संस्कृत में है, तो उसकी व्याख्या करी गई हिंदी में और अन्य भाषाओं में। और गीता का तो अनुवाद 576 भाषाओं में पूरे विश्व में हो चुका है, गीता का जो है ट्रांसलेशन। तो इतना अद्भुत ज्ञान, इतना शाश्वत ज्ञान हमारे यहाँ है, लेकिन हमारे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय कहीं भी ऐसे ज्ञान की चर्चा नहीं है, ऐसे ज्ञान के बारे में कोई कोर्स नहीं है। तो फिर आगे कैसे बढ़े, क्या हो? और इसीलिए क्या होता है कि आज जो हम देखते हैं कि समाज में बहुत सारी परेशानियां हैं, बुराइयां हैं। आप देख रहे हैं ना, घर घर परिवारों में बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए लोग मतलब क्या नहीं कर देते हैं। तो ये सब चीजें अज्ञानता के कारण होती है। अगर आपको ज्ञान हो जाए कि आप वास्तव में क्या हैं, आप ये सृष्टि क्या है, संसार चक्र कैसे चलता है, आपको इसका नॉलेज हो जाए, तो आपको फिर आपके सराउंडिंग की सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो ये सब ताकत है भारत की, हमारे ज्ञान की। और जो हमारे विद्यार्थी हैं इनको अपने जो भी, देखिए आपको जीवन यापन करने के लिए सब पढ़ाई करनी पड़ती है, नौकरी करनी है। भैया होता है ना, सबसे पहले पूछते हैं कि भाई आपके विश्वविद्यालय में कितना प्लेसमेंट है, कितने बच्चे नौकरी में आप यहाँ से लगे। तो अब हमने प्राथमिकताएं अपनी बदल दी और हमने नौकरी को फर्स्ट प्राथमिकता दे दी, और सब हम लोग उसी के पीछे लगे हुए हैं कि कैसे हम बच्चों को पढ़ाएं और उनको नौकरी में लगाएं। लेकिन ये जरूरी तो है, लेकिन इसके पहले और भी चीजें जरूरी हैं,
जो कि हम ना पढ़ा रहे हैं ना हम उसको सिखा रहे हैं। और इसीलिए क्या है, पढ़ लिख के भी जो है आप देखते होंगे कि लोग पढ़ लिख के भी गलत काम करते हैं, पढ़ लिख कर भी लोग सुसाइड करते हैं। तो फिर ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या अर्थ कि जब आपको सही गलत का ही ज्ञान नहीं है तो फिर आप कैसे पढ़े लिखे। तो ये चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। और जहाँ तक गणित की बात है, आज गणित का रामानुजन का दिन है। आप सब लोग उनके बारे में पता ही है आपको कि वो ज्ञान उनके अंदर, ये क्या होता है कि गॉड गिफ्टेड होता है। वो रामानुजन जी के बारे में है कि वो ध्यान करते थे, मेडिटेशन, ध्यान में बैठते थे, देवी जी का ध्यान करते थे और उसको ध्यान में ही उनको जो है दिखाई पड़ता था थ्योरम्स, इक्वेशंस। फिर वो उसको जब ध्यान से उठते थे तो फिर उसको नोट करते थे वो डायरी में। तो ये जो है आप लोग में भी जो मेडिटेशन की क्या शक्ति है आपको पता नहीं, आप देखें करके। अब मेडिटेशन करना, ध्यान लगाना, भले 10 मिनट लगाएं, आप सीखें, ध्यान लगाना सीखें, उससे देखिए कैसे आपको शक्ति मिलती है। तो ये चीजें अभी आपको आपके अंदर की जो शक्ति है उसके बारे में पता नहीं है। जैसे मैडम ने हिंट किया था कि आप पॉजिटिव सोचें, तो ये बड़ा मूल मंत्र है। ये मूल मंत्र इसलिए है कि हम क्या होता है कि हम अखबार में, टीवी में, सिनेमा में बहुत सारा क्या देखते हैं, निगेटिव थॉट, हिंसा, है ना, ये सब चीजें, गाली गलौज, ये सब क्या है। आजकल तो और भी सोशल मीडिया में बहुत सारा क्या क्या आ गया है। बहुत सारे, पहले तो थिएटर चलते थे, सिनेमा जाते थे, आजकल तो वो क्या कहते हैं, ओटीटी, क्या है ओटीटी, क्या है, मतलब कुछ ऐसे फिल्में आती हैं जो आप लोग देख, तो उसमें क्या दिखाता है, उसमें इतनी हिंसा, इतना वल्गैरिटी, तो उससे क्या हो रहा है आप समझ रहे हैं। उससे खतरा क्या है, आपको कुछ समय अच्छा लगता है, कुछ समय मनोरंजन आपको फील होता है, लेकिन आप नहीं समझ रहे कि आपके अंतर मन में, आपके अंदर बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है ना, जो अंतर मन है आपका, वो उसमें स्टोर होता है, चला जाता है। और फिर जब परिस्थितियां कभी ऐसी बनती हैं तो वो क्या होता है, बाहर निकलता है। कोई किसी की हत्या क्यों कर देता है, क्यों? क्योंकि उसके अंतर मन में वो चीजें, वो कहीं ना कहीं से चली गई, उसने पढ़ा, उसने देखा, वो चली गई अंदर। इसलिए बड़ा कॉन्शियस होके रहना पड़ता है कि जैसा कहा गया ना, जैसा आप सोचते हैं, आप पॉजिटिव सोचना शुरू करिए। आप सोचिए कि मैं फला कलेक्टर बनूंगा, मैं फला डॉक्टर बनूंगा, मैं, और पॉजिटिव रहिए। आप देखिए आप धीरे धीरे वही हो जाए। तो ये जो अंतर मन है आपका, सबकॉन्शियस माइंड जिसको कहते हैं आप, वो बड़ा पावरफुल है। आप देखो, जैसे कभी कभी आप ये विचार कर लो, यार मैं बड़ा, मेरे को वीक हूं, मेरे को समझ में नहीं आता, मैं गधा हूं, मेरे को कुछ नहीं आता। आप ऐसा सोचना शुरू करो, धीरे धीरे आप सचमुच में आप मतलब वैसे ही हो जाओगे और आप उसमें धीरे धीरे असफल होने लगोगे। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। और ऐसी जो चीजें हैं उनसे जितना आप दूर रहेंगे उतना ही आपकी मन की शांति रहेगी, आपके अंदर उस तरह के डेवलपमेंट नहीं होंगे। क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं है कि आपकी बॉडी कैसे काम करती है। आपका अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स है ना, बहुत सारा सिस्टम चल रहा है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है ना, आपकी सांस चल रही है, तो ये तो सब चल रही है क्रियाएं। तो आपको पता नहीं कि आपका जो अंतर्मन है वो कैसे काम करता है। आप जो भी चीजें देखते हैं, समझते हैं, वो सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और फिर वो वहां स्टोर रहती है। और जब कभी ऐसी परिस्थिति आती है तो वो फिर निकल के बाहर रहती है। तो इसलिए हमको बचना चाहिए इन सब चीजों से। बहुत ज्यादा निगेटिव खबर नहीं पढ़नी चाहिए, बहुत ज्यादा निगेटिव जो है फिल्में नहीं देखनी चाहिए। आप जितने पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव चीजें पढ़ेंगे, उतना ही ज्यादा आप आगे, आपकी जो बुद्धि है वो बढ़ती जाएगी। अब जैसा कि अब देखो, संस्कृत के बारे में कहा गया कि संस्कृत आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि संस्कृत के जो श्लोक हैं वो अगर आप लाउडली बोलते हैं, जोर से, कुछ नहीं करिए, आप मोबाइल में बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, उसको ऑन करिए, संस्कृत के जो श्लोक हैं लाउडली सुनिए। उससे क्या होता है कि आपकी जो मेधा शक्ति है वो बढ़ती है।
जो हमारा वैदिक मैथमेटिक्स था वो क्या था? आपको पता है ना, वैदिक मैथमेटिक्स में जो स्वामी महावीर तीर्थ थे, उन्होंने 13 के 16 सूत्र दिए और फिर बाद में और एक्सटेंड में 19 तक गए। और अभी जो शंकराचार्य निश्चलानंद जी, उन्होंने भी कुछ उसमें कंट्रीब्यूट किया। तो ये जो वैदिक मैथमेटिक्स है उसका भी वही है कि वो जो है आपके उसको करने से आपकी जो है मेंटल पावर बढ़ती है। तो लेकिन हमने संस्कृत को छोड़ दिया, हम नहीं संस्कृत पढ़ते। तो ये अभी एक चर्चा मैंने पढ़ा था कि दिल्ली में एक ब्रेन रिसर्च सेंटर है जो ब्रेन पे रिसर्च करता है। तो उन्होंने लैंग्वेजेस पे रिसर्च करी, ये बताया कि जो संस्कृत है और जो भारतीय भाषाएं हैं, जो हमारा जो ब्रेन है वो 2 तरह से काम कर रहा है, एक राइट पार्ट है, एक लेफ्ट पार्ट। तो जो लेफ्ट पार्ट है वो मतलब उसके लिए जहाँ डिपेंडेंट है वो लॉजिक के लिए, तर्क शक्ति के लिए, एनालिटिकल एनालिसिस करने के लिए, जो मैथमेटिक्स है या कुछ अलग एनालिसिस है, वो हमारा लेफ्ट पार्ट करता है। और राइट पार्ट जो है वो उसमें इमोशंस के लिए, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, वो हमारा राइट पार्ट एक्टिवेट होता है। तो आप देखें आप कि जो संस्कृत और भारतीय भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, बंगला, मराठी, ये सब भारतीय भाषाएं, इनको बोलने से हमारे दोनों जो ब्रेन के पार्ट है वो एक्टिवेट होते हैं। और अंग्रेजी बोलने से या फ्रेंच, जर्मन बोलने से जो लेफ्ट पार्ट एक्टिवेट होता है। ये प्रूफ हुआ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ब्रेन रिसर्च साइंस जो सेंटर है उसकी रिपोर्ट में ये उन्होंने पाया। और आप देखते भी होंगे, आप एक इमेजिन करिए कि जैसे कोई ब्रिटिशर्स है या कोई अमेरिकन है, उसका जो एक गेस्चर, जो उसका गेस्चर होता है या उसका जो बिहेवियर होता है, और एक इंडियंस का, दोनों में कितना डिफरेंस आप महसूस कर सकते हैं। तो ये बड़ी गहरी चीजें हैं जो कि धीरे धीरे आप समझेंगे उम्र के साथ भी और कुछ पढ़ने के बाद भी। तो समय बहुत हो रहा है और गणित तो वैसे ही बहुत उस पर चर्चा करना है, नहीं गणित में बोरिंग है, इसलिए लोग गणित पढ़ते भी नहीं है, बहुत सारे छोड़ देते हैं, कहते हैं गणित बहुत कठिन है। लेकिन गणित अपनी जगह है। और आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि गणित में जो आज अलग अलग लोग गणित सोचते हैं कि गणित में केवल नंबर है, उसी को गणित कहते हैं। गणित में 100 से ऊपर ब्रांचेस हैं अलग अलग, जैसे आप पढ़ते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर आप कैलकुलस, अलजेब्रा, बहुत सारी हैं, ऐसे करके 100 से ऊपर फील्ड्स हैं। तो ऐसा भी हो, जब आगे पढ़ेंगे मैथमेटिक्स तो ये इसलिए ज्यादा वैरायटी, तो सब चीजें नहीं जानी जा सकती, सब समझी जा सकती हैं, बहुत सारी है। आप कैलकुलस है, फिर आगे एनालिसिस है, फंक्शनल एनालिसिस है, टोपोलॉजी है, बहुत सारे फ्लूइड मैकेनिक्स है, बहुत सारी चीजें चलती जाती हैं। फजी मैथमेटिक्स आ गई, फजी लॉजिक आ गया, है ना। लॉजिक का वर्ड सुना आपने? मैथमेटिक्स वाले हैं बहुत सारे बच्चे, लॉजिक एक वर्ड यूज करते हैं, लॉजिक, तर्क, उसको तर्क कहते हैं। वो क्या है, उसका मतलब क्या है? लॉजिक मैथमेटिक्स में यूज करते हैं लॉजिक, है ना। तो उसका बहुत संक्षेप में मैं आपको बता दूं कि जैसे हम जैसे नंबर का करते हैं ना, प्लस माइनस, जैसे नंबर को क्या करते हैं हम ऑपरेट करते हैं। ऑपरेशन क्या है आपके पास? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही है ना। ये इनको हम दो नंबर को लेके ऑपरेट करा देते हैं। दो नंबर लिया, प्लस कर दिया, जुड़ गया, नंबर लिया, माइनस किया, सब्ट्रैक्ट हो गया, मल्टीप्लाई किया, डिवीजन किया। तो ये नंबर्स का कर रहे हैं। लॉजिक में क्या करते हैं? लॉजिक क्या होता है कि वहां पर एक सोचा गया, मतलब मैथमेटिक्स कैसे डेवलप होती है? सोचने से। एक सोचा गया कि नंबर के जगह हम क्या ले लें, कुछ क्या सेंटेंस ले सकते हैं, सेंटेंस, है ना। तो सेंटेंस मतलब कोई सेंटेंस, अब आप बोलोगे सर सेंटेंस को कैसे मैथमेटिक्स बनाए? जैसे मान लो एक सेंटेंस लिया कि सीवी रमन इज ए यूनिवर्सिटी, या रायपुर इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। ये क्या एक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को उन्होंने ऑपरेट कराया,
उसके ऑपरेशन डिफाइन करे और ऑपरेशन कराए। तो जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वो लोग पढ़े होंगे, जैसे लॉजिक में मैथमेटिकल लॉजिक जिसको कहते हैं आप लोग, उसमें ये सेंटेंस को क्या किया उन्होंने, एक दिया कि वो सेंटेंस अगर ट्रू या फॉल्स है तो वो स्टेटमेंट वर्ड दिया उन्होंने। स्टेटमेंट सुना है? कितने लोगों ने स्टेटमेंट वर्ड सुना है मैथमेटिक्स में? स्टेटमेंट का मतलब एनी sentences or any expression, mathematical or other expression, which are either true or false, है ना? These are called statement। मतलब ऐसे वाक्य या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो ट्रू या फॉल्स है, ट्रू फॉल्स उसकी वैल्यू हो गई, तो ट्रू फॉल्स है तो वो जो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट। और अगर वो स्टेटमेंट है तो फिर ऐसे बहुत से स्टेटमेंट बनेंगे, फिर उनको ऑपरेट कराएंगे। अब उनके ऑपरेशंस क्या बने? उनके ऑपरेशंस बने कंजंक्शन, डिसजंक्शन, निगेशन, इम्प्लीकेशन, ये उनके ऑपरेशंस हैं। ये लॉजिक जिन्होंने पढ़ा होगा वो समझ रहे होंगे। तो ये इस तरह से एक नई मैथमेटिक्स डेवलप हुई जिसको कह रहे हैं लॉजिक। और फिर यही लॉजिक आगे जाके फजी लॉजिक में बदलती है, और फिर फजी लॉजिक, और आप सर ने अभी बताया ना एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज हो रहा है, और फजी लॉजिक का तो बहुत यूज हुआ। सारी जो आप आज होम अप्लायंस देख रहे हैं, चाहे आपका एसी हो, चाहे टीवी हो, चाहे वो माइक्रोवेव हो, सब में क्या लग रहा है? फजी लॉजिक। सब में फजी लॉजिक यूज हो रहा है। तो फजी लॉजिक का मतलब वहां पे स्टेटमेंट्स हैं, और वो स्टेटमेंट्स जो है वो वहां पे प्रोग्रामिंग करके रख दिए जाते हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एसी चल रहा, अब आपको लग रहा है कि यार थोड़ा और इसको कूल होना चाहिए, तो आपने सोचा और वो कूलिंग बढ़ गई। तो ये किस पर डिपेंड हो रहा है? ये सारा जो है लॉजिक पर डिपेंड होता है। ऐसे ही सारे चीजें आ रही हैं आज, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, आपके आर्म्स हैं, डिफेंस में बहुत सारा यूज हो रहा है। तो ये सब डेवलपमेंट ऐसे हो रहे हैं। तो ये हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको इस तरह से सोचना चाहिए। कोई भी नई, अभी देखो, अभी आपको याद है ना, अभी विकसित भारत अभियान चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर ने घोषणा करी, और पूरे देश में विकसित भारत अभियान चलाया जा रहा है। क्या है विकसित भारत अभियान? कि 2047 में जब देश को 100 साल होंगे आजादी के, तो भारत विकसित देश बनना चाहिए। तो विकसित देश से क्या मतलब है? कि बहुत उन्नति हो जाए, बहुत तरक्की हो जाए, हम लोग टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ जाएं, आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएं, बौद्धिक रूप से संपन्न हो जाएं, चारित्रिक रूप से संपन्न हो जाए। वो है विकसित भारत। इसके लिए क्या कर रहे हैं? इसके लिए एक पोर्टल उन्होंने खोल दिया, और सारे कल बच्चों से कहा है, टीचर से कहा है कि वो अपने जो भी उनके थॉट्स हैं, कोई नई विचार है, नया आइडिया है, वो उसमें डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। उनका फिर वो करेंगे मंथन जो करेंगे। तो ये सब चीजें हैं, इन सब से हमको अवेयर रहना है। और मैं सभी विद्यार्थियों से ये कहूंगा कि विश्वविद्यालय में आपके लिए अभी आपको सबको मैडम ने जैसे बताया कि हम लोग नैक में ए ग्रेड प्राप्त हो गए हैं। ए ग्रेड का मतलब ये नैक जो है, नैक के बारे में आपको पता होगा, ये गवर्नमेंट की एक बॉडी है जो बेंगलोर में है। ये क्या करती है पूरे देश में, इसका एक क्राइटेरिया है, 7 उसके पैरामीटर्स हैं कि आपका टीचिंग लर्निंग कैसा है, आपका सिलेबस कैसा है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आपके पास क्या आपकी एक्टिविटीज हैं। ऐसे 7 क्राइटेरिया पर वो असेस करते हैं, असेसमेंट करते हैं। फिर पहले डॉक्यूमेंट सबमिट करती हैं, मैडम ने पूरे डॉक्यूमेंट बनाए, सबमिट हुए, उन पर असेसमेंट हुआ, फिर टीम आती है, वेरीफाई करती है। तो अभी 3 दिन आप लोगों ने उसको वेलकम किया, पूरी 3 दिन टीम ने पूरा विजिट किया, हर जगह गई, और फिर उसकी मार्किंग होकर उसको ए ग्रेड मिला। अब ये ए ग्रेड का मतलब है कि देश में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, लगभग 1000 से ऊपर है, उनमें लगभग
500 के आसपास जो है एक्रीडेशन कराएंगे, नेक्स्ट से उनका एक्रीडेशन हुआ है। उनमें जो है ए ग्रेड बहुत कम होगी है, इसका एनालिसिस अपन निकाल लेंगे कितनी यूनिवर्सिटी ए है या ए से ऊपर है। ए से ऊपर 2 ग्रेड और हैं, A+ और A++, तो ये इतने ग्रेड हैं उनके। फिर नीचे है सी से स्टार्ट होता है, सी है, बी है, B+ है, बी, ये 5 साल के लिए होता है। 5 साल में हमको फिर से जाना पड़ेगा, यानी 5 साल तक हमको फिर से उन सारी चीजों को अपडेट करना पड़ेगा। आपकी टीचिंग लर्निंग, आपका रिसर्च, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, ये डेवलप करने होते हैं। तो आप लोग जैसे अभी भले आप BSc कर रहे हैं, MSc कर रहे हैं, लेकिन आपको फ्रीडम है कि आप कुछ अपना जो भी आपके मन में आता है, हो सकता है हर के मन में अलग अलग विचार आते हैं, अलग अलग आइडिया आते हैं, उसको आप बताएं, लिखें। एक हम लोग ऐसा एक कुछ अपने यहाँ एक सेल बनाना चाहिए अपने को, और वो सेल में जाके बच्चे अपना वो आइडिया वो रिटर्न फॉर्म में या सॉफ्ट फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में दे सकते हैं। तो उससे